गाइस, आपने भी बहुत सी ऐसी साइंस फिक्शनल मूवीज तो जरूर देखी होंगी जिसमें कोई परग्रही सभ्यता हमारे प्लेनेट अर्थ पर आकर हाई फ्रीक्वेंसी लेजर से बिल्डिंग और अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय करती रहती है। बट व्हाट इफ कि एक दिन अचानक से आपको ये पता चले कि भाई ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा काल्पनिक भी नहीं है जितना हम शायद इसे अभी तक समझते हुए आए हैं। क्योंकि गाइस, सच तो ये है कि पास्ट टाइम से लेकर आज तक भी समय समय पर हमें हमारे ही प्लेनेट अर्थ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्सरेज भी रिसीव हुई है जो अगर थोड़ी सी भी सटीक डायरेक्शन में भेजी जाती तो वो अर्थ तो छोड़िए शायद हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ही बैंड बजा देती। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर इन एक्सरेज को इतनी हाई इंटेंसिटी पर भेज कौन रहा है, एंड मोर ओवर कि अगर ये चीज इतने लंबे समय से लगातार हमारे सोलर सिस्टम और अर्थ के आसपास हो रही है तो आखिर 90% लोगों को इसके बारे में भनक तक क्यों नहीं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ आउटर स्पेस से आने वाली उन अजीबोगरीब एक्सरेज की सच्चाई बताएगी बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी अजीब फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा जिसे हमारे ही प्लेनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैप्चर किया गया है। एंड गेस व्हाट, उस इमेज और इन एक्सरेज के बीच में एक ऐसा कनेक्शन भी है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। असल में गाइस, ये पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है साल 1964 से, जब नासा और यूएस नेवल लेबोरेटरीज ने आपस में मिलकर एरोबीज रॉकेट को बनाना शुरू किया। असल में एरोबी रॉकेट्स छोटे, पोर्टेबल और काफी सस्ते ऐसे रॉकेट होते हैं जिनका प्राइमरी काम अर्थ के एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर तक जाकर ओजोन लेयर, यूवी रेडिएशन, ऑक्सीजन लेवल और यहाँ तक कि किस डायरेक्शन से कितना रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रहा है इसका पता लगाना होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब सबसे पहली बार यानी कि साल 1964 में एरोबी रॉकेट को अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में भेजा गया तो उसने हमारे रिसर्चर्स के सामने एक बेहद ही स्ट्रेंज डेटा रखा। असल में गाइस, इस डेटा के अकॉर्डिंग साइग्नस कॉन्स्टेलेशन जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ से लगभग 6100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, वहां से अर्थ की तरफ काफी मैसिव एक्सरेज आ रही हैं। अब देखो गाइस, भले ही ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी लेकिन प्रैक्टिकली दो एक्सपेक्ट पर इस चीज ने हमारे रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा दी। बात अगर पहले एक्सपेक्ट की जाए तो वो थी इसकी पावर। असल में देखो, नॉर्मली हमारी अर्थ को हर एक सेकंड काफी स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन जिसमें एक्सरेज भी शामिल होते हैं वो हिट करता रहता है। अब क्योंकि ये सोलर रेडिएशन हमारे स्टार सन से ही निकलता है तो अर्थ पर पहुंचते पहुंचते इसकी पावर और इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। रिजल्ट, हमारा एटमॉस्फेयर इस रेडिएशन को पूरे ही तरीके से चारों तरफ फैलाकर इसे अर्थ के सरफेस तक आने ही नहीं देता। लेकिन बात अगर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के रेडिएशन की जाए तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे इतनी दूरी यानी कि 6100 लाइट ईयर तक इतनी पावर में पहुंचाने के लिए मिनिमम 50 या फिर उससे भी ज्यादा सूरज की रेडिएशन की जरूरत थी, जो प्रैक्टिकली जनरेट हो पाना नेचुरली तो इम्पॉसिबल ही लगता है। तो वही दोस्तों, अब बात अगर दूसरे एक्सपेक्ट की जाए तो वो था इसका बिहेवियर। असल में देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ को सन से रेडिएशन कम या फिर ज्यादा लेकिन हर वक्त ही मिलता है। लेकिन बात अगर सिग्नस एक्सरे रेडिएशन की जाए तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पर ना मिलकर हमें पैचेस के रूप में देखने को मिल रहा था, जो अगेन अपने आप में एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफी ज्यादा अजीब सा पैटर्न था। अब देखो गाइस, क्योंकि रेडिएशन अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और इसीलिए इसे तुरंत ही ऑफिशियल नाम दिया गया सिग्नस X1 रेडिएशन। और फाइनली ये कॉन्स्टेलेशन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला ऐसा रीजन बना जो कि इतनी हाई पावरफुल एक्सरेज को इमिट कर रहा था। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अर्थ से इतनी ज्यादा दूरी पर उस कॉन्स्टेलेशन में ऐसा क्या ही चल रहा था कि जिसके प्रूफ हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर रिसीव हो रहे थे। वेल गाइस, सच तो ये है कि जब इस चीज पर आगे चलकर और डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमारे सामने एक ऐसी रियलिटी आई जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। असल में गाइस, इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए साल 1970 के आसपास उहुरु और एरियल 5 जैसे मिशंस को बैक टू बैक लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस लॉन्च के बाद रिसर्चर्स को इन एक्सरेज के बारे में एक बेहद ही अजीब सी चीज भी पता चली। असल में देखो गाइस, ये जो एक्सरेज हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर रिसीव हो रही थी इनका बिहेवियर फ्लक्स था, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये किसी ऐसे सोर्स से इमिट हो रही थी जो कि रैपिडली बहुत ज्यादा तेजी के साथ गर्म होता था और फिर स्पेस में ब्लास्ट कर जाता था।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके ऊपर और डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे रिसर्चर्स को यह पता चला कि प्रैक्टिकली ये रेडिएशन जिस भी रीजन से इमिट हो रहा है वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। यानी कि इतनी हाई पावर पर एक्सरेज रिलीज तो स्पेस में बहुत बड़े स्केल पर हो रही है, लेकिन इन एक्सरेज को जो कुछ भी इमिट कर रहा है उसका साइज अपने आप में काफी ज्यादा छोटा है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये चीज बेसिक हमारे साइंस के फंडामेंटल को ही तोड़ती है, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लगता है कि जो चीज जितनी ज्यादा बड़ी और मैसिव होगी वो उतने ही बड़े स्केल पर रेडिएशन को रिलीज करेगी। लेकिन बात अगर सिग्नस X1 रेडिएशन की जाए तो भाई यहाँ तो कहानी पूरी ही उल्टी होती हुई नजर आ रही थी। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए उस समय पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के द्वारा ये माना जाने लगा कि ये सोर्स जो इतनी हाई पावर में एक्सरेज को डेवलप कर रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि सूरज जैसे ही स्टार्स का कोई झुंड है। और अपनी इसी एक्सप्लेनेशन को प्रूव करने के लिए नासा ने इंटेंशनली अपने टेलीस्कोप्स की मदद से सिग्नस कॉन्स्टेलेशन की तरफ फोकस करके उन स्टार्स के झुंड की लाइट को डिटेक्ट करना शुरू किया। एंड गेस व्हाट, उन्हें स्पेस में उस डायरेक्शन में जो दिखा उसने इस पूरे ही सिनेरियो को सॉल्व करने की बजाय और ज्यादा मिस्टीरियस कर दिया। असल में गाइस सिग्नस कॉन्स्टेलेशन से जिस इंटेंसिटी का रेडिएशन हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर रिसीव हो रहा था उससे इनिशियली एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि जो सोर्स इतने हाई इंटेंसिटी में इस रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो प्रैक्टिकली हमारे सन से 200 या फिर 300 गुना ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी हमें ब्राइट स्टार्स के झुंड की रोशनी की बजाय स्पेस में उस डायरेक्शन में सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, जिससे एक पॉइंट पर रिसर्चर्स को यह बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये मिस्ट्री इतनी ज्यादा इजी भी नहीं है जितना हम इसे अभी तक सोच रहे हैं। और इसीलिए उस वक्त हमारे रिसर्चर्स के दिमाग में इस तरीके के रेडिएशन को लेकर जो एक्सप्लेनेशन आई अगर उसे दुनिया को बता दिया जाता तो शायद उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। वेल गाइस, वो एक्सप्लेनेशन थी एसैट टेक्नोलॉजी। असल में देखो इसी टाइम पीरियड के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ही कंट्रीज एंटी सैटेलाइट यानी कि एसैट टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बेसिकली एसैट टेक्नोलॉजी के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज को किसी भी सैटेलाइट या फिर इक्विपमेंट के ऊपर होल्ड करके शूट किया जाता है। अब जैसे ही ये एक्सरेज उस इक्विपमेंट के पास पहुंचती हैं, उसके अंदर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अगर इस चीज को काफी मैसिव स्केल पर किया जाए तो ये चीज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर सैटेलाइट्स को ही नहीं बल्कि बिल्डिंग्स और अपने रास्ते में आने वाली सारी ही चीजों की बैंड बजा सकती है। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इन तरीके की साइंस फिक्शनल मूवीज में भी इस लेजर वाली टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है। हालांकि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए सही नहीं थी तो आगे चलकर इसके डेवलपमेंट पर रोक लगा दी गई, लेकिन बावजूद इसके भी आज भी कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर स्पेस में इतनी ज्यादा दूरी से आ रही इन एक्सरेज का कंपैरिजन हम हमारी एसैट टेक्नोलॉजी से कर ही क्यों रहे थे। वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब मिलता है आईएसएस में बैठे एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा क्लिक की गई एक अजीब इमेज से। असल में देखो गाइस, आज की डेट में हम इंसान एनर्जी ड्रिविंग सिविलाइजेशन है, यानी कि हमें हमारे बेसिक इक्विपमेंट से लेकर पावरफुल से पावरफुल इक्विपमेंट चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर वो एनर्जी चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लें या फिर फ्यूल के रूप में। अब जस्ट इन केस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये मान लिया जाए कि हम इंसानों को एक ऐसे प्लेनेट पर रिसर्च करने जाना है जो कि हमारे अर्थ से काफी ज्यादा दूर है, और जस्ट इन केस हमें रास्ते में ये पता चले कि भाई एक ऐसा प्लेनेट भी मौजूद है जो कि फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो फॉर श्योर हम बीच में होल्ड करके अपने इंजन को या फिर अपने इक्विपमेंट को रिचार्ज करने के लिए उस प्लेनेट के नेचुरल सोर्सेज को एब्जॉर्ब जरूर करेंगे। तो अब इस पॉइंट पर अगर इस पूरे ही सिनेरियो को दूसरी साइड से देखा जाए और ये मान लिया जाए कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन भी मौजूद है जो कि एनर्जी ड्रिविंग ना होकर एक्सरे रेडिएशन ड्रिवन हो सकती है, तो उसके लिए एक्सरेज एक तरीके से वरदान ही होंगी। और जस्ट इन केस अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन सच साबित हुई तो भाई
वो भी अपने इक्विपमेंट या फिर वेपन को यूज करने के लिए एक्स रे रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। और जब ऐसा होगा तो हमें ठीक उसी तरीके के ट्रेंड अर्थ पर रिसीव होंगे जैसा प्रैक्टिकली एरोबी रॉकेट के द्वारा सबसे पहली बार रिसीव किए गए। एंड बाय द वे, इन तरीके के लेजर या फिर टेक्नोलॉजी बनाना भाई ये कोई फ्यूचरिस्टिक या इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, क्योंकि हम खुद भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर छोटे स्केल पर इन तरीके की चीजों को खुद भी डेवलप कर चुके हैं। तो ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस अगर हम भी इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को रोकते नहीं और इन्हीं तरीके से डेवलप करते हुए चले जाते तो शायद आज हम भी आउटर स्पेस में उन्हीं तरीके के एक्सरे रेडिएशन को इमिट कर रहे होते जैसा हमें सिग्नस कॉन्स्टेलेशन से रिसीव हुए थे। और इसलिए उस समय अगर सबसे सही इस रेडिएशन का कोई जवाब हमारे रिसर्चर्स के पास था तो वो था कि शायद इस अनंत ब्रह्मांड में एक या एक से ज्यादा बड़ी सिविलाइजेशन इन तरीके के कॉस्मिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए शायद एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़ी हुई हो, और उन्हीं की एक्टिविटी का ये रिजल्ट है कि हमें इतने बड़े स्केल में ये एक्सरे रेडिएशन हमारे सोलर सिस्टम में रिसीव हो रहे हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उस वक्त को तो छोड़ दीजिए, आज के हिसाब से भी काफी ज्यादा अटपटी है, तो इसे आगे चलकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हमारे रिसर्चर्स को ऐसा क्यों ही लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसी सिविलाइजेशन भी मौजूद हो सकती है जिसकी डिपेंडेंसी एक्स रे रेडिएशन के ऊपर है। वेल गाइस, आगे आने वाले समय में इसका भी ऑथेंटिक आंसर दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने इस पूरे ही सिनेरियो को एक ही झटके में बदल दिया। असल में आगे आने वाले समय में अपने रूटीन मिशन के अकॉर्डिंग नासा अपने फेमस एस्ट्रो फोटोग्राफर जेफ विलियम्स को अर्थ का चक्कर लगा रहे आईएसएस में भेजते हैं। असल में देखो, जेफ विलियम्स का उस समय प्राइमरी काम आईएसएस के अंदर बैठकर अलग अलग वॉल्केनोज, अर्थ के वेदर और अलग अलग जगहों की डिटेल में इमेजेस को क्लिक करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आईएसएस से अर्थ की जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है वो होती है ऑरोरा लाइट्स। अब देखो गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर हर वक्त ही सोलर स्टॉर्म पहुंचता है। अब क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इसे चारों ही तरफ फैला देता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके के चार्ज पार्टिकल्स को खींचकर पोल्स की तरफ ले जाती है। रिजल्ट, हमें आसमान में कुछ इस तरीके की कलरफुल लाइट्स मानो डांस करती हुई नजर आती हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब जेफ ने आईएसएस से इसी खूबसूरत फिनोमेना की फोटो को क्लिक करना शुरू किया तो बाई चांस उन्होंने एक ऐसी फोटो को भी क्लिक कर लिया जिसकी शायद कल्पना वो खुद नहीं कर रहे थे। असल में गाइस, ये है वो फोटोग्राफ जिसमें आप भी एक अजीब से एयरक्राफ्ट लाइक फिगर को इन ऑरोरा लाइट्स के अंदर देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही जेफ ने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया और अपने कैमरा के अंदर देखा, उन्होंने तुरंत ही 10 से 15 मिनट के बाद एक बार फिर से इस रीजन की सटीक फोटोग्राफ को क्लिक किया। एंड गेस व्हाट, इतने ही टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो चुका था। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरी ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है, एंड सेकेंडली आखिरी ऑब्जेक्ट को ऑरोरा लाइट्स के अंदर ऐसा क्या ही मिल गया जिसकी वजह से ये चुपके से कई मिनट्स तक वहां पर रुका रहा। असल में गाइस, यही है उस क्वेश्चन का आंसर जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी हो सकती है जो कि एक्स रे रेडिएशन पर ही डिपेंड करती हो। वेल गाइस, सच तो ये है कि ये पिक्चर काफी हद तक उस क्वेश्चन का आंसर हाँ में देती है। असल में गाइस, बात अगर इन ऑरोरा लाइट्स की जाए तो भाई इनके अंदर एक्स रे रेडिएशन भर भर कर होता है। तो अगर इस सिचुएशन में इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जिसकी डिपेंडेंसी ही इस एक्स रे रेडिएशन के ऊपर है तो उसके लिए ये जगह किसी हेवन से कम नहीं होगी। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये चीज सामने आने के बाद एक बार फिर से सिग्नस कॉन्स्टेलेशन की मिस्ट्री रिसर्चर्स के सामने खड़ी हो गई। क्योंकि देखो गाइस, अभी तक हमारे रिसर्चर्स जिस चीज को सिर्फ अपनी एक थ्योरी ही मान रहे थे, ये फोटोग्राफ काफी हद तक उसे रियलिटी बना रही थी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर इतने एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद नासा ने ऑफिशियली पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया क्या। असल में देखो, बात अगर सबसे पहले जेफ के द्वारा क्लिक की गई इस इमेज की जाए तो क्योंकि ये इमेज ज्यादा क्लियर नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए नासा के द्वारा ये कहा गया कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ऑरोरा लाइट्स का ही रिफ्लेक्शन है जिसने शायद जेफ के कैमरा के सेंसर को इफेक्ट कर दिया होगा और उसने इस तरीके की फोटो को क्लिक किया। हालांकि बात अगर जेफ की स्टेटमेंट की जाए तो उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि भाई उनका कैमरा पूरे ही तरीके से सही था और आगे आने वाले समय में भी उन्होंने अपने इसी कैमरे का इस्तेमाल करते हुए बाकी की और भी फोटोग्राफ्स को क्लिक किया। एंड सेकेंडली, बात अगर उस एक्सरे रेडिएशन की जाए तो अकॉर्डिंग टू नासा ये रेडिएशन किसी ऐसे टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि एक जाइंट ब्लैक होल की वजह से जनरेट हो रहा है। असल में देखो गाइस, नॉर्मली एक ब्लैक होल से एक्सरे रेडिएशन तब निकलता है जब उसके आसपास मौजूद गैस और प्लाज्मा बहुत तेजी के साथ घूमते हुए एक्सेलरेशन डिस्क में जमा हो
जाते हैं और जब ऐसा होता है तो उनकी एक्सरे रेडिएशन के पल्सेस इतने ज्यादा हाई होते हैं कि उन्हें कई हजार लाइट ईयर दूरी पर भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन गाइस, प्रैक्टिकल बेसिस पर इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में देखो, बात अगर ब्लैक होल से रिलीज होने वाली एक्सरेज की जाए तो इन तरीके की पल्सेस रेगुलर और एक सेट पैटर्न में हमें देखने को मिलती हैं, जबकि बात अगर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन के उन एक्सरेज रेडिएशन की जाए तो वो काफी ज्यादा कियोटिक और अजीब से पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। और ऐसा देखो, खुद ऑफिशियली हमारे रिसर्चर्स के द्वारा पूरी दुनिया को बताया भी गया था, लेकिन बावजूद इसके भी फाइनल रिपोर्ट में इसे सिर्फ एक ब्लैक होल ही कंसीडर किया गया है। और इसलिए आज तक भी ऑफिशियली हम यही मानते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल से रिसीव हुआ एक्स-रे रेडिएशन ही है। लेकिन देखो गाइस, इसी के साथ ही हमें मिलता है हमारा एक रियलिटी चेक, जो हमसे ये कहता है कि अगर कल को हमारे प्लेनेट अर्थ या फिर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ब्लैक होल जनरेट होता है और वो अपने अंदर से एक्स-रे रेडिएशन की इतनी हाई पल्सेस को निकालता है कि बाई चांस अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसे टैकल ना कर पाए तो उसका अंजाम हमारे प्लेनेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये लाइफ बहुत अनसर्टेन है और इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि इस अनसर्टेनिटी में खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। वेल गाइस, अगर आपको मेरी ये रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये सिर्फ ब्लैक होल ही है या फिर इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी नई मिस्ट्री खोलते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को भनक तक नहीं होती। जय हिंद।